So in this section we will discuss about cerebral edema in detail, and make sure to watch the video till end to understand everything properly. So let's start. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेरेब्रल एडिमा होता क्या है. सेरेब्रल मीन्स ब्रेन एंड एडिमा मीन्स स्वेलिंग. जब ब्रेन में स्वेलिंग हो जाए तो हम उसे कहते हैं सेरेब्रल एडिमा. इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, क्यों होता है ना, और क्या क्या अपीयरेंसेस होती हैं, उसकी क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, इसके क्या टाइप्स हैं, हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे. तो पहले इसकी मेन 4 टाइप्स के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहली टाइप है वेजोजेनिक edema. The second type is cytotoxic edema. Then we have interstitial edema, and at last we have osmotic edema. ठीक है, और इनके सब के फीचर्स याद करना बहुत ज़रूरी है. सब में डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं तो, और डिफरेंट पैथोफिजियो है जो हमें पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. वेजोजेनिक. वेजोजेनिक में क्या आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है वेसल, राइट. और वेसल्स वगैरह का हमारा जो यहाँ पे बैरियर होता है ब्रेन में, वो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है. वेजोजेनिक एडिमा में क्या होता है, हमारा जो ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, जो सारा कुछ प्रोटेक्शन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है. फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, तो ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है जो टॉक्सिन्स और ड्रग्स और हमारा काफ़ी चीज़ों से, मतलब कई बैक्टीरिया से भी इवन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है. ठीक है. बहुत कम बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं. और हमारे पास वेजोजेनिक एडिमा में बेसिकली होता क्या है कि ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, ये लीकी बन जाता है. इट बिकम्स लीकी. ठीक है. मतलब किसी वजह से यहाँ पे दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है. और वेजोजेनिक एडिमा का स्पेशल पॉइंट ये है कि ये मेनली हमारा वाइट मैटर को इफ़ेक्ट करता है, वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन. अब ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ ब्रेन. ब्रेन में हमारा वाइट मैटर सेंटर में होता है और जो पेरीफेरी पे होता है वो होता है ग्रे मैटर. ठीक है. ब्रेन का वाइट सेंटर में है, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, कि ब्रेन का वाइट सेंटर में है. ठीक है. तो ये बेसिकली हमारे वाइट मैटर को इफ़ेक्ट करता है. और जो फ्लूइड होगा, अब ये चीज़ ध्यान से सुनना, ये ब्रेन है, ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है. जो भी फ्लूइड लीक होगा वो कहाँ होगा, बाहर जाएगा ना, आउटसाइड द सेल्स. सो हमारा बेसिकली जो इसमें फ्लूइड लीकेज होता है वो बाहर होता है. ठीक है. अब ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर के लीकेज की वजह से बाहर फ्लूइड लीक होगा, ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है, जनरलाइज्ड भी हो सकता है. लोकलाइज्ड मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, और वो कब होता है, उसकी वजह क्या होती है, किसी को कोई ट्यूमर हो गया. ठीक है. यहाँ पे एक एब्सेस फॉर्मेशन है. ठीक है. तो अगर ये ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर के आसपास ही अगर स्वेलिंग हो रही है, ट्यूमर के बाहर स्वेलिंग हो रही है ना, उसके बाहर फ्लूइड लीक कर रहा है, उसकी वजह से उसके बाहर स्वेलिंग हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड वेजोजेनिक एडिमा. और अगर एब्सेस के बाहर है तो उसे कहेंगे, उसे भी लोकलाइज्ड वेजोजेनिक एडिमा कहेंगे. ठीक है. और जनरलाइज्ड मतलब जो जनरल है, मतलब वाइड स्प्रेड स्वेलिंग. आई होप यू गेट इट. जो मतलब जनरली क्या कहते हैं, हमारा इन्फ्लेमेशन से होगी, है ना. तो वेजोजेनिक के बेसिक कॉजेज़ यही हैं कि अगर कोई ट्यूमर हो गया या कोई एब्सेस हो गया है ब्रेन में, ठीक है, या हमारा इन्फ्लेमेशन हो गया है काफ़ी टाइम से, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाइट मैटर पे इफेक्ट पड़ता है. और वो कैसे पड़ता है कि हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो बहुत लीकी बन जाता है, और उस लीकेज की वजह से सेल के ब्रेन के यहाँ पे बाहर, क्या कहते हैं उसको, आउटसाइड द सेल्स हमारा फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा और उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी. ठीक है. अगला है साइटोटॉक्सिक. साइटोटॉक्सिक नाम से ही है, सेल
साइटो मीन्स सेल एंड टॉक्सिक मीन्स टॉक्सिसिटी, राइट। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन के जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स किसके, ब्रेन के, वो खुद टॉक्सिक हो जाते हैं, मतलब वो खुद स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली कौन से सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स, ठीक है, ये खुद स्वेल करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर सेल खुद स्वेल कर रहा है, सेल खुद स्वेल कर रहा है, तो बताओ फ्लूइड कहाँ इकट्ठा होगा, ऑफ कोर्स इनसाइड द सेल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिफ्रेंसिएशन का, कि हमारे पास वेजोजेनिक में जब ब्लड ब्रेन बैरियर लीकी बने, यहाँ पे बनाती हूँ, जब ब्लड ब्रेन बैरियर लीकी बनेगा तो हमारे पास जो फ्लूइड है वो बाहर को जाएगा। लेकिन साइटोटॉक्सिक में क्योंकि सेल खुद टॉक्सिक हो जाता है, खुद ही स्वेल करने लग जाता है, तो जो फ्लूइड है ना वो अंदर इकट्ठा होगा, इनसाइड द सेल। जब फ्लूइड बाहर को जाएगा तो सिर्फ सेंट्रल एरिया जो कि वाइट मैटर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, पर जब खुद फ्लूइड अंदर सेल्स में भरने लगेगा तो उसकी वजह से ना सिर्फ वाइट मैटर पर हमारा ग्रे मैटर भी पूरा का पूरा इफेक्ट होगा। और ऐसा तब होता है, सेल पूरा का पूरा कब टॉक्सिक होता है, जब एस्कीमिया, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया या स्ट्रोक, ठीक है। अगर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच रहा है हमारे ब्रेन के सेल्स तक, तो ब्रेन के सेल्स क्या करेंगे, फूल जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि इसमें ग्रे एंड वाइट मैटर दोनों पे, ऑल्दो भी मैंने आगे नोट्स बनाए हैं, वो भी मैं शो करूँगी एक बार, उससे भी रिवाइज करेंगे, बट लिख देती हूँ। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरस्टिशियल एडिमा। इसमें क्या होता है, हमारे ना हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है, जब ये वेंट्रिकल्स से लीक हो जाए, व्हेन द CSF लीक्स फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, तो उसे कहेंगे इंटरस्टिशियल एडिमा, ठीक है। और इसकी वजह से पता क्या होता है, एक इंट्राक्रेनियल प्रेशर नाम की चीज़ होती है, वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ब्रेन, हमारे इधर ये वेंट्रिकल्स जो भी हैं ऐसे से हैं, इसमें पूरा एक पाथवे होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, वो हाइड्रोसेफेलस में, हाइड्रोसेफेलस आई थिंक हर्निएशन, उस टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्या पाथवे होता है ना, और क्या कहते हैं, हाँ हाइड्रोसेफेलस में पढ़ेंगे हम कि उसमें पाथवे होता है एक प्रॉपर, कैसे फ्लूइड जाता है हमारा, इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसका क्या पाथवे होता है वो भी याद करना है हमने। तो ये ना बेसिकली वेंट्रिकल से पास करता है, फिर बाद में जाके ये हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है। पर अगर ये बाहर लीक कर जाए तो क्या होगा, ऑफ कोर्स देयर विल बी एडिमा। और इंटरस्टिशियम क्या हुआ, ये एरिया इंटरस्टिशियम हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि अब देखो हमारा जो ब्रेन है, ये सपोज करो ब्रेन है, ये स्कल के अंदर फिक्स है, ये स्कल के अंदर फिक्स है, मतलब स्कल एक बहुत ही हार्ड और बहुत ही ड्यूरेबल थिक बोन है ना। तो मतलब अगर ब्रेन स्वेल कर रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा हमारे स्कल पे, तो इससे क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। और इसका मेजर कॉज ही क्या है, हाइड्रोसेफेलस, जो मैंने अभी बताया। हाइड्रोसेफेलस में भी यही होता है, हाइड्रोसेफेलसिस कि जो सेंट्रल कह रही हूँ CSF होता है ना, ये लीक कर जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन में, और एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है हाइड्रोसेफेलस की, और इसको हम अगले सेक्शन में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या है। और हाइड्रोसेफेलस की भी टाइप्स होती हैं, जिसमें से स्पेसिफिकली एक टाइप है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस होता है, यानी कि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है वो पाथवे में, जो मैंने अभी बताया ना आपको कि वेंट्रिकल्स में CSF पाथवे के एक पाथवे होता है प्रॉपर, उसके थ्रू ये आगे 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 पास होता है और उसके बाद जाके एक स्पेसिफिक रीजन में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। पर अगर बीच में किसी भी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई,
ठीक है। मेजरली इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हमारा उसमें आती है, सेरेब्रल एक्विडक्ट में आती है सबसे ज़्यादा। मोस्ट कॉमन द साइट जहाँ पे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे पता क्या दिक्कत है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो इससे जो पहले वाले रीजन्स थे उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, उसमें फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा। बाद वालों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो उससे पहले वाला है उसमें दिक्कत आ जाती है। और वहाँ पे पर्टिकुलरली अगर स्वेलिंग हो जाए तो क्या होएगा, सेरेब्रल एडीमा। यही हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोटिक एडीमा की। ऑस्मोटिक में क्या होता है, इंटरस्टिशियल और ऑस्मोटिक में ना डिफरेंस नहीं पता लगता कई बार, और क्या कहते हैं यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरस्टिशियल में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लीक करता है, और ऑस्मोटिक में क्या होता है कि ब्लड जो है वो इतना डाइल्यूट हो जाता है, इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है ब्रेन सेल्स के कंपैरेटिव, कि वाटर मूव्स इनटू द ब्रेन सेल्स थ्रू ऑस्मोसिस, इफ़ यू गेट द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्रेन सेल और ये बाहर हमारा ब्लड है, ठीक है। हमेशा हमारा जो मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू क्या क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड में जाता है हमारा जो मूवमेंट होती है, ठीक है। या फिर यूँ कहो कि हाई नहीं, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में हमारा मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। अब देखो मैंने क्या बोला कि ब्लड बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है, ब्लड बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है, उसकी वजह से अब ब्रेन सेल्स के कंपैरेटिव ये ज़्यादा डाइल्यूटेड है, मतलब यहाँ पे पानी ज़्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से अंदर जाएगा ना पानी, और अगर ब्रेन सेल के अंदर पानी जाएगा तो ब्रेन सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, अपना साइज़ इंक्रीमेंट हो जाएगा इसके साइज़ में। तो बेसिकली, और ऐसा सा हम कुछ क्या पढ़ रहे थे, ब्रेन सेल कब स्वेल करता था, साइटोटॉक्सिक एडीमा में। तो ये दोनों काफ़ी सिमिलर से हैं, क्योंकि इसमें भी ब्रेन सेल खुद स्वेल करेगा और इसमें भी सेल खुद स्वेल करेगा। बट डिफरेंस ये है कि साइटोटॉक्सिक एडीमा क्यों होता है, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, एस्कीमिया, हाइपोक्सिया, स्ट्रोक की वजह से, जब ऑक्सीजन अच्छे से सेल्स पे नहीं पहुंच पा रही है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, ये होता है अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कम है, अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कम है, ओके। और वो कब होता है, अगर हमारे पास सिवियर हाइपोएंट्रीमिया हो गया या फिर वाटर इंटॉक्सिकेशन होगी, तो ऐसे कंडीशंस में हमारे पास क्या कहते हैं ये रहता है, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कम रहती है। तो मेन चीज़ हमें ये याद रखनी है कि उसमें हमारे पास मेजर कॉज जो था वो था ऑक्सीजन नहीं अच्छे से पहुंच रही, और यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम के लेवल्स हैं या फिर जो भी हमारे आयन्स होते हैं उसके लेवल्स में जब इम्बैलेंस आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो जिसकी वजह से ऑस्मोटिक कैपेबिलिटी को या फिर प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी को ये कम हो जाती है, तो हमारे पास ऑस्मोटिक एडीमा होता है। तो ये मेजर ओवरव्यू था सेरेब्रल एडीमा का। आई होप आपको समझ आ गया। एक बार रिवाइज करते हैं कि सेरेब्रल एडीमा होता क्या है, जहाँ पे एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होती है फ्लूइड की ब्रेन टिश्यू के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। इसके पहले 2 टाइप्स पढ़ते हैं। वेजोजेनिक एडीमा, उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर लीकी बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी वजह से वाइट मैटर पे इफेक्ट पड़ता है, मैंने बता दिया है। और अगर ब्लड ब्रेन बैरियर पे इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे सपोज एक किसी वजह से परफोरेशन होगी, बाहर को फ्लूइड लीक करेगा आउटसाइड द सेल्स, लोकलाइज भी हो सकता है, जनरलाइज भी हो सकता है। मेजरली ट्यूमर, एब्सेस या इन्फ्लेमेशन की वजह से वेसोजेनिक एडीमा होता है। देन लेट्स टॉक अबाउट साइटोटॉक्सिक। ब्रेन सेल्स खुद टॉक्सिक बन गए, खुद स्वेल कर गए, तो खुद के सेल्स मतलब न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स में क्या होगा,
एडिमा हो जाएगा, सूज जाएंगे, वो स्वेल कर जाएंगे। इनसाइड द सेल फ्लूइड विल एक्यूमुलेट, जिसकी वजह से ग्रे और वाइट दोनों मैटर पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, यू शुड नो दिस। ब्रेन में वाइट सेंटर में होता है और स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है इसका। एस्कीमिया, हाइपोक्सिया या स्ट्रोक की वजह से साइटोटॉक्सिक एडिमा हो सकता है। देन इंटरस्टिशियल एडिमा में CSF लीक करता है वेंट्रिकल से बाहर के टिश्यू में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें CSF लीक करता है और ऑस्मोटिक में प्लाज्मा वाटर लीक करता है। ठीक है, इसमें ऑस्मोटिक में हमारे पास जो आयन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन हो गया, ये सारे आयन्स का इम्बैलेंस होता है। लेकिन इसमें जो हमारा है कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, फॉर एग्जांपल ये कोई एक पाथवे था, CSF का एक अपना पाथवे है भाई, एक रूट है, वो कहीं से पास करता है, और उस पाथवे में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, कोई हेमोरेज हो गया फॉर एग्जांपल इस जगह पे, इस डक्ट में, तो क्या होगा, इससे अब यहाँ पे फ्लूइड आगे नहीं जा पाएगा, है तो ये भी फ्लूइड ना, तो ये आगे नहीं जा पाएगा, तो ये इससे पीछे 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 क्या होगा, इकट्ठा होने लग जाएगा। अगर फ्लूइड इकट्ठा होगा तो क्या होगा भाई, सूजन हो जाएगी ना। तो दैट्स ऑल वी कॉल इडीमा। तो एक्विडक्टल स्टेनोसिस, ब्रेन ट्यूमर ब्लॉकिंग CSF फ्लो, या फिर कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा और CSF लीक कर जाता है। ये याद रखना है इसमें कि जो फ्लूइड है ये कहाँ पे एक्यूमुलेट होएगा, वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना, वेंट्रिकल से पास कर रहा है CSF। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो पीछे को क्या हो जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, मेजरली वाइट मैटर पे इफेक्ट करता है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फाइंडिंग होती है कि वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास वेंट्रिकल्स से CSF पास कर रहा है और वेंट्रिकल्स में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से CSF इकट्ठा होने लग गया वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स स्वेल कर जाएंगे ना, जिसकी वजह से ब्रेन स्वेल करेगा। तो वेंट्रिकल्स हमें एनलार्ज दिखेंगे एंड CT स्कैन पे पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूसेंसी दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, osmotic edema. It resembles cytotoxic edema in many ways, but the main difference is that osmotic edema is due to osmotic imbalance. There is imbalance in the ions, for example sodium ions, and in case of cytotoxic edema the major cause was ischemia. Okay, and in osmotic edema, as I have already told, that blood becomes too dilute as compared to the brain cells, that via osmosis the water moves into the brain cells. ठीक है, मेन कॉज क्या है, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कम होती है। ये सारे इसके कॉजेज हैं मेन, ये फर्स्ट टू आपको पता होने चाहिए। सिवियर हाइपोनेट्रीमिया एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन। मैकेनिज्म क्या होता है कि प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कम होने की वजह से पानी जो होता है वो ब्रेन सेल्स के अंदर चले जाता है, और जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो ऑफ कोर्स सेल स्वेल कर जाएगा, जिसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा। एंड मेजरली न्यूरॉन एंड ग्लियल सेल्स स्वेल करते हैं, जैसे कि साइटोटॉक्सिक में करते थे। ठीक है, और उसमें भी सेल के अंदर स्वेलिंग होती थी और यहाँ पे भी सेल के अंदर स्वेलिंग होती थी, बस कॉज डिफरेंट है दोनों का। और हाँ, इसमें वेंट्रिकल्स नॉर्मल होंगे क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर स्वेलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि इंटरस्टिशियल में वेंट्रिकल्स बड़े हो जाते हैं क्योंकि CSF एक्यूमुलेट हो रहा था, और CSF हमारा वेंट्रिकल्स के अंदर से पास करता है। वेयर एज ऑस्मोटिक में प्लाज्मा वाटर, सोडियम आयन्स, ये सारे आयन्स जो नॉर्मली ब्लड में है उसके वजह से इडीमा होता है, तो उनका वेंट्रिकल से कोई लेना देना नहीं है, तो वेंट्रिकल्स हमारे नॉर्मल रहेंगे। लेकिन जो हमारे पास ये आयन्स होते हैं, जो प्लाज्मा वाटर है तो हर जगह है ना, तो मतलब ओवरऑल ब्रेन में स्वेलिंग होगी, देयर विल बी अ डिफ्यूज ब्रेन स्वेलिंग। ठीक है, इसके अलावा जो हमें इसमें याद रखना है कि अपीयरेंस क्या होती है एडिमेटस ब्रेन की, मतलब कि एडिमेटस मीन्स स्वेल्ड। जिस ब्रेन में स्वेलिंग हो रखी है उसकी अपीयरेंस कैसी होएगी, ब्रेन सॉफ्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स पानी भर गया, वो चीज़ स्पॉन्जी नहीं हो जाती। अगर स्पॉन्ज है उसमें बहुत सारा पानी तुमने इकट्ठा करके रखा है तो क्या होगा, उसके स्पेसेस में पानी भर जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होगा और क्या कहेंगे उसे, सॉफ्ट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। सेकेंड थिंग, जैसा मैंने बताया कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो दब जाएंगे, देयर विल बी कंप्रेशन, क्योंकि देखो CSF
फिल द स्पेसेस। इसको पता है कैसे याद कर सकते हो आप? ब्रेन इज लाइक अ स्पॉन्ज, उसमें ना बहुत सारे ना वेकेंट स्पेसेस हैं। अगर पानी भरने लगेगा तो पूरा ऑल ओवर स्पॉन्ज क्या हो जाएगा? सॉफ्ट सॉफ्ट। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो उसके अंदर वेंट्रिकल्स है ना वो बहुत पिचक से जाएंगे, लाइक व्हेन यू विल स्क्वीज इट, यू गेट द पॉइंट, देयर विल बी कंप्रेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। जो पहले नॉर्मल थे वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे। और सीटी फाइंडिंग में कैसे दिखेंगे? कुछ केसेस में एनलार्ज्ड, कुछ केसेस में। ब्रेन फिल्स द स्कल, द swollen brain presses against the skull as there is little extra space which increases the intracranial pressure. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारा जो ये छोटू सा ब्रेन है ना, ये स्कल के, ये जो स्कल है ये इसके कवर करके रखता है, और अगर ये स्वेल करेगा तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, जिसे हम कहते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एक्सर्ट करेगा स्कल पे, तो उसकी वजह से क्या होगा? इट फिल्स द स्कल। एंड लास्ट, गायरी हमारा फ्लैट हो जाएगा। गायरी क्या होता है? दे आर द रेज्ड फोल्ड्स ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन है ना, ब्रेन में हमने देखा है बहुत सारे, जब हम फोटो देखते हैं ना बहुत सारे फोल्ड्स दिखते हैं उसमें, तो वो जो फोल्ड्स होते हैं दे आर गायरी, और वो फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है। नॉर्मली राउंडेड फोल्ड्स होते हैं, पर इडीमा की वजह से प्रेशर पड़ता है तो वो एकदम फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से जो सल्काई होता है, सल्काई क्या होता है? ये गायरी के बीच में ग्रूव होते हैं। ठीक है। छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, और जब ब्रेन टिश्यू स्वेल करेगा तो गायरी फ्लैट हो जाएगा और सल्काई नैरो हो जाएगा। जो उसके जो पहले इतना था वो इतना ही रह जाएगा, स्पेस कम हो जाएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज़ समझ के याद हो रहे हैं तो समझ के करो, नहीं समझ के हो रहे तो रट्टे मारो, बट दीज आर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स विच यू शुड मेमोराइज। ओके, आई वॉन्ट टू रिपीट दैट द ब्रेन बिकम्स सॉफ्ट, वेंट्रिकल्स आर compressed, brain fills the skull, there is extremely high intracranial pressure, and gyri becomes flat and sulci becomes narrowed. Okay, so this was all about cerebral edema. Let's talk now let's discuss about some questions. एक तो ये मैं फोटो दिखाना चाहूँगी, दिस द सर्फेसेस ऑफ गायरी आर फ्लैटेंड। ये ना राउंडेड राउंडेड होते हैं, पर ये ना फ्लैट है। ठीक है। बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द एक्सपेंडिंग ब्रेन बाय द ड्यूरा मैटर एंड इनर सर्फेसिस ऑफ द स्कल, एंड दे आर एसोसिएटेड विद डेंजरस इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है ना वो खतरनाक ही है। ठीक है। सो ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि वो क्या होता है। ठीक है। ये थोड़ी बुकिश लैंग्वेज आ गई। हाँ जी, ये थोड़ी बुकिश लैंग्वेज आ गई। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। ओके, आंसर दिख गया आई थिंक। पहले मुझे ना आंसर्स हाइड कर देने चाहिए थे, बट एनीवेज, देयर इज़ अ 60-year-old मैन, एमरजेंसी रूम में आए हैं एंड ही इज़ इन कोमा, ही इज़ अनकॉन्शियस। ओके, ही इज़ इमेसिएटेड। इमेसिएटेड मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन में पता लगता है कि पेशेंट बहुत वीक है। डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एब्डोमेन क्या है? डिस्टेंडेड है। जॉन्डिस है, एसाइटिस है, ये क्या आपको वो कर रहा है? सिग्निफाई कर रहा है लीवर फेलियर, लीवर में कोई प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं ये वाली ना मैंने वीडियोस बनाई नहीं थी। आई विल मेक वीडियोस ऑन दिस टॉपिक एज वेल, सिरोसिस एंड ऑल। उसमें है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास जॉन्डिस, एसाइटिस एंड स्लाइटली एनलार्ज लीवर, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली एज वेल। हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है, माइनर ही सही पर है। और लैब स्टडीज़ में पता लगता है कि एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ब्लड एमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लड एमोनिया जब भी ज़्यादा होता है तो क्या होता है? पेशेंट को एक तो एसाइटिस है, जॉन्डिस है, और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, मतलब लीवर में फेलियर है। लीवर फेलियर का कोई साइन है। फाइब्रोसिस भी हो सकता है, सिरोसिस भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, लिख रखा है डेमोन्स्ट्रेट सिरोसिस, बता रखा है। एमोनिया हाई है, आपको पता है, ये मैं बता ही देती हूँ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी सिरोसिस होता है ना तो उसके कुछ फाइंडिंग्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले यही है कि एमोनिया अगर हाई है, हाइपर, इसे क्या कहते थे, एमोनीमिया में भी, तो एमोनिया अगर ज़्यादा हो जाता है ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि
एमोनिया की जो डिटॉक्सिफिकेशन है ना वो हमारी लीवर में होती थी, ठीक है। जो हमारा लीवर है ना वो क्या करता है, एमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, ठीक है। और यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, एमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है। पर अगर लीवर काम नहीं कर रहा सिरोसिस में तो वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा और एमोनिया एक्यूमुलेट होता रहेगा। और आपको पता है कि जो एमोनिया है ना वो बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा, और वो इतना टॉक्सिक है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। और ये क्या करता है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, और जब ये कर जाता है ना तो बहुत दिक्कतें क्रिएट करता है, और उसको कहते हैं एन्सेफेलोपैथी। क्या कहते हैं, एन्सेफेलोपैथी। और स्पेसिफिकली जो सिरोसिस की वजह से होना तो उसे कहते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। इट इज़ वन ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिरोसिस, कि अगर किसी बंदे का लीवर फेल हो चुका है तो उसको बहुत दिक्कतें रहती हैं ब्रेन की, उसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स में क्या देखने को मिलता है कि हमारा एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो जाता है, और भी बहुत सारे फाइंडिंग्स होते हैं, वो अगर हम जब भी सिरोसिस पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। इसका आंसर एस्ट्रोसाइट्स है। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि कौन से हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, ओके, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि मैंने ऑलरेडी बताया कि एमोनिया ज़्यादा है, सिरोसिस है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है, और जब भी एमोनिया एक्यूमुलेट होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। और ये एस्ट्रोसाइट्स पे क्यों इफेक्ट करता है वो मैं बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रोसाइट्स के अंदर क्या होता है ना कि एमोनिया ग्लूटामेट के साथ कंबाइन करके ग्लूटामाइन बनाता है, ठीक है। एमोनिया ग्लूटामेट के साथ कंबाइन करके ग्लूटामाइन बनाता है, और अगर एमोनिया ज़्यादा है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके क्या ज़्यादा बनाएगा, ग्लूटामाइन। और अगर ग्लूटामाइन हद से ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, जो मैंने अभी बताया वही होगा। सो बेसिकली एस्ट्रोसाइट्स पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 45-year-old मेल presents with high grade glioma. Glioma is primary tumor that occurs in the brain or the spinal cord, and it glioma नाम में ही है, ग्लियल सेल्स में होता है ट्यूमर, ठीक है। तो अगर ट्यूमर है एक पेशेंट को, ठीक है, 45-year-old मेल पेशेंट है, राइट हेमिस्फीयर में है, ठीक है। इट रिवील सिग्निफिकेंट वाइट मैटर स्वेलिंग सराउंडिंग द ट्यूमर। मैंने जस्ट अभी पीछे बताया था कि अगर पेशेंट को ट्यूमर है, ठीक है, और वाइट मैटर अफेक्टेड है, तो बताओ कौन सा एडीमा हो सकता है। पहले तो इस चीज़ से ही बताओ कौन सा एडीमा हो सकता है। वाइट मैटर अफेक्टेड है एंड ट्यूमर है। 4 टाइप्स पढ़े हमने, एक वेसोजेनिक पढ़ा, एक साइटोटॉक्सिक पढ़ा, एक ऑस्मोटिक पढ़ा, और एक इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का था, ये तो नहीं होगा। ऑस्मोटिक में प्लाज्मा वाटर का था, ये नहीं होगा। साइटोटॉक्सिक में सेल स्वेल कर रहा था, क्यों, हाइपोक्सिया की वजह से, एस्कीमिया की वजह से, तो ये भी नहीं होगा। और वेसोजेनिक में क्या था, ट्यूमर या एब्सेस फॉर्मेशन की वजह से सिर्फ वाइट मैटर इफेक्ट हो रहा था, तो ये वेसोजेनिक का एग्जाम्पल है। यहाँ से पता लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजी पूछिए इसकी। वेसोजेनिक में क्या होता था, ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट होता था, सो दिस इज द आंसर। दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं है, एटीपी डिपेंडेंट, ये वाला हमारा साइटोटॉक्सिक में होता था, ठीक है। एटीपी कम होगा जिसकी वजह से सोडियम एक्यूमुलेट करेगा सेल्स के अंदर, वाटर सेल के अंदर आ जाएगा, ये साइटोटॉक्सिक में होता था। ऑब्स्ट्रक्टिव CSF हाइड्रोसिफेलस में देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली इंटरस्टिशियम हमारा क्या था वो, इडीमा। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्री वाटर जनरलाइज सेरेब्रल स्वेलिंग कराता है। हाइपोन्ट्रीमिया रिलेटेड एडीमा, इसे हम कहते थे ऑस्मोटिक एडीमा। तो आंसर है ए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18-year-old एथलीट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, डूबते डूबते बचा है बेचारा। CT स्कैन में क्या दिख रहा है, लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रे वाइट मैटर डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अगर बंदा डूबते डूबते बचा, इससे क्या पता लग रहा है हमें कि पानी इतना भर गया, उसको सांस नहीं आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको ऑक्सीजन कम हो गया है, हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से हुआ है एस्कीमिया, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मल ग्रे वाइट मैटर में डिफ्रेंसिएशन दिक्कत हो रही है। सो इट इज़ अ केस ऑफ एक्यूट हाइपोक्सिक इंजरी, जो कि हमने पढ़ा था कि साइटोटॉक्सिक में होती है।
अब इसका आंसर देखते हैं क्या है कि फ्लूइड कहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है. ऑफ कोर्स इंट्रासेल्यूलर. आंसर इज ए, क्योंकि मैंने ऐसे ही बताया आपको कि ड्राउनिंग इंसिडेंट है ना यार, तो ऑक्सीजन कम पहुंच रही है टिश्यूज तक, सेल्स तक, जिसकी वजह से सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा हाइपोक्सिया की वजह से. तो सेल के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है ना. इट इज़ अ केस ऑफ साइटोटॉक्सिक. और मैंने ऑलरेडी बताया था कि साइटोटॉक्सिक में सेल के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा. बाकी क्यों नहीं हो सकते वो मैंने यहाँ पे रीजंस लिख रखा है, यू कैन रीड. आंसर इज ए. एक पेशेंट है उसे ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस है. मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ इतना पढ़ के तुम गैस मार सकते हो क्या आंसर हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस किस में होता था, इंटरस्टिशियल इडीमा में. ए है इसका आंसर. इट डेवलप्स पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूसेंसी ऑन सीटी इमेजिंग. वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग. दिस फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंटिंग विच फॉर्म ऑफ इडीमा, इंटरस्टिशियल इडीमा. ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस इज स्पेसिफिकली यूज टू रिड्यूस वेजोजेनिक इडीमा कॉज्ड बाय इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स. देखो वेजोजेनिक इडीमा किसकी वजह से होता है, ट्यूमर्स की वजह से, पर साइटोटॉक्सिक इडीमा में नहीं यूज़ होता. इसका आंसर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. और इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ना, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो हमारा स्पेसिफिकली कौन सा, डेक्सामिथासोन, ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ना उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं. जो भी बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उसे कम करते हैं. ठीक है, लेकिन ये साइटोटॉक्सिक इडीमा में इसीलिए इनइफेक्टिव है क्योंकि साइटोटॉक्सिक में सेल की प्रॉब्लम है, मतलब सेल स्वेल कर रहा है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर. तो ब्लड ब्रेन बैरियर इज इंटैक्ट इन केस ऑफ साइटोटॉक्सिक इडीमा, हेंस दे आर इनइफेक्टिव इन साइटोटॉक्सिक इडीमा. पर ये बहुत काम के होते हैं इन केस ऑफ वेजोजेनिक इडीमा क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को स्टेबलाइज करते हैं. सो या दिस इज द आंसर. On gross examination of brain with significant edema, which of the following findings would be most affected? ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. आंसर है ए, गायरी फ्लैट होंगे, सल्काई नैरो होंगे. इसके अलावा कुछ भी मैंने नहीं बताया था. ठीक है, आंसर इज ए. अगला क्वेश्चन, 60-year-old मेल विद अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, उसको बीपी की दिक्कत है भाई, बीपी ज़्यादा रहता है, सफर्स एन एक्यूट एस्कीमिक स्ट्रोक. ये मैंने ऑलरेडी बताया था, एक्यूट एस्कीमिक स्ट्रोक, एस्कीमिया, स्ट्रोक, हाइपोक्सिया कहीं पे भी आ गया तो साइटोटॉक्सिक है. विद इन 24 hours ऑफ हिज कंडीशन, ओके, विद इन 24 hours हिज कंडीशन वर्सन सिग्निफिकेंटली. सीक्वेंस क्या होएगा भाई, साइटोटॉक्सिक है, पहले साइटोटॉक्सिक होगा फॉलोड बाय वेजोजेनिक, नाम से ही हो गया. अर्ली फेज में एटीपी कम होगा, सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर की वजह से सेल स्वेलिंग हो जाएगी, साइटोटॉक्सिक इडीमा. फर्स्ट स्वेलिंग होती है इंट्रासेलुलर स्वेलिंग, ब्लड ब्रेन बैरियर इंटैक्ट रहता है. बाद में अगर ये स्वेलिंग बढ़ती जाए तो कुछ दिनों में ब्लड ब्रेन बैरियर भी डैमेज हो जाता है, तो वेजोजेनिक इडीमा होता है. ठीक है, so this worsening edema increases intracranial pressure and can rapidly worsen neurologic status within 24 to 72 hours. Okay. और अगर कभी भी इंटरस्टिशियल इडेमा की बात हो तो वो हाइड्रोसिफेलस से रिलेटेड होता है. ठीक है, इन द सेटिंग ऑफ एक्यूट लीवर फेलियर, अभी हमने इसका केस डिस्कस किया था ऊपर कि लीवर फेलियर है. ठीक है, और उसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होगी पेशेंट को, साथ में इडीमा, तो किसके एक्यूमुलेशन होगा, हमें पता है कि किसका एक्यूमुलेशन होता है, एमोनिया का. जब भी लीवर फेलियर के साथ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी आ जाए, याद रख लो, ये बहुत ही क्लासिक फाइंडिंग है कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी किसकी वजह से है, सिरोसिस की वजह से. तो उस केस में एमोनिया एक्यूमुलेट होता है, बहुत टॉक्सिक होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और क्या करेगा, वहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स पे इफेक्ट करेगा. मैंने अभी बताया था एस्ट्रोसाइट्स पे इफेक्ट करेगा और ग्लूटामीन बढ़ाएगा. क्या बढ़ाएगा, ग्लूटामाइन. आंसर इज ए, आंसर इज ए. इसका प्रोसेस मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया था.
वेजोजेनिक इडीमा प्राइमरी इन्वॉल्व्स विच कंपार्टमेंट ऑफ द ब्रेन, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, वाइट मैटर पे इफेक्ट पड़ता है, ए आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिवियर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस चाइल्ड सफर्स हेडेक एंड बिकम्स ऑप्टेंडेड, मतलब उसका कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जा रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है पेशेंट, तो किस वजह से इडीमा हुआ है? इसका आंसर होगा हमारा ये, क्योंकि देखो डायबिटीज़ में क्या है, शुगर बहुत बढ़ गई है, तो उसको कम करने के लिए उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है ना, कई बार उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम जो फ्लूइड्स वगैरह देते हैं, जो इंसुलिन देते हैं, उसकी वजह से एकदम से ऑस्मोलैलिटी ड्रॉप कर जाती है, जिसकी वजह से वाटर शिफ्ट्स इनटू द ब्रेन सेल्स और इडीमा हो जाता है। समझे कि डायबिटीज़ में क्या है, शुगर ज़्यादा हो गया ना पेशेंट में, तो हमें वो कम करना है, तो उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम, शुगर कम करने के लिए हम इंसुलिन दे रहे हैं, फ्लूइड्स दे रहे हैं, या जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसकी वो क्या कर रहा है, शुगर को कम कर रहा है। पर अगर हम ट्रीटमेंट को, उसकी डोज को मैनेज ना कर पाएँ और ज़्यादा ही वो चढ़ जाए, है ना, तो उसकी वजह से ये बहुत ही कम हो जाएगी, तो उसकी ऑस्मोलैलिटी जो शिफ्ट होएगी ना, उसकी वजह से ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इडीमा जो हुआ है ना, इट इज़ ड्यू टू ऑस्मोटिक इडीमा। ठीक है, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कम हो गई है, सिवियरली कम हो गई है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइड्रोसिफेलस, जो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। आई होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेरेब्रल इडीमा इन वेरी डिटेल, आपको समझ आ गया और अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।